जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज जो है हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें आपको क्लास 7 में 7 चैप्टर नंबर 7 से आज जो है स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो है हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, ये जो है एनसीईआरटी जो है ये आपकी दृष्टि पब्लिकेशन के एनसीईआरटी से करवा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो दृष्टि पब्लिकेशन उसमें जो है बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। 7th चैप्टर है आपका, ये आपकी जो है क्लास बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 के लिए है और इसमें जो है 1 to 5 और 6 to 8 1 to 5 और जो है 6 to 8 दोनों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आज की क्लास में हम जो है सामान्य विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ जो है देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से, वो भी आज आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं 7th चैप्टर से जो आज हम क्लास शुरू करते हैं। और ये क्लास 7th की है, आप याद रखेंगे। क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी जो सामान्य विज्ञान की है वो हमने जो है खत्म कर दी है और ये क्लास 7th स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ये भी सही है आपका। ठीक है, फिर है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ा के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है तो 1 और 2 दोनों होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है, क्योंकि किसी स्थान का जो मौसम है दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। मान, आर्द्रता, वर्षा जो है मौसम के ही घटक होते हैं, जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। आपसे कहने का मतलब ये है कि जो मौसम होता है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन जो जलवायु होती है तो मौसम की लंबी अवधि के जो एकत्रित आंकड़े होते हैं उनको हम जलवायु कहते हैं। और यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है, और अधिक ठंडा रहेगा तो उसे वहां की जलवायु ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और भारत में मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। एकदम सही है, ये बात सही है। आपने सुना ही होगा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, एकदम सही है। फिर ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। ये भी आपका सही है। यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेनडियर पाए जाते हैं। ये पार्ट भी सही है। आपने देखा होगा जो अंटार्कटिका वगैरह में आपको जो है पोलर बियर जो भालू होते हैं वहां पे व्हाइट वाले जो स्नो में जो चलते हैं ना भालू, वो वाले आपको भालू देखने को मिलते हैं। ठंडे स्थानों पर ही पेंगुइन भी देखने को पाए जाते हैं और रेनडियर भी। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के अंत आते ही यहाँ अपेक्षाकृत गर्म स्थानों में प्रवास के लिए चले जाते हैं। ये भी सही है। जो थोड़ा सा ऐसे पक्षी होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वातावरण जो ठंडे मतलब जो टेम्परेचर को नहीं बियर कर पाते, वो लोग क्या करते हैं यहाँ से गर्म स्थानों में चले जाते हैं। ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसके सारे ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपको दृष्टि पब्लिकेशंस की है, याद रखेंगे, देख सकते हैं, और ये एनसीईआरटी की बुक से करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। एकदम सही है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं यहाँ की जलवायु कैसी होती है? सामान्यतः गर्म होती है। इसमें बताना कौन से कथन सही है। तो ये जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर है ये आपका सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ये भी सही है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि जो है यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। लायन टेल्ड लंगूर, दाढ़ी वाला ऐप पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि लायन जो टेल्ड लंगूर है कहाँ पाया जाता है,
ये पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है और इसके जो सभी कथन सही है। 1, 2, 3, 4 इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है तथा यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और आसाम में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। लॉयन टेल लंगूर दाढ़ी वाला जो है पश्चिम घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है और लाल नेत्र वाला मेढक, न्यू वर्ल्ड मंकी, टूकन पक्षी, हाथी आदि भी इस क्षेत्र के प्रमुख जंतु हैं। अब जो है हम लोगों ने इसमें 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 है आपका जो है, याद रखेंगे। पवन, तूफान और चक्रवात से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास 7th की जो सामान्य विज्ञान की एनसीईआरटी है वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ये बताना है आपको। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, ये भी सही है आपका। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी को के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, सही है। 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है, ये भी आपका सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2। इसमें जो है केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर दे रहा है, थोड़ा सा इसे देख लेंगे। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः एक कथन सही है। ठीक है। 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, जिसका कारण यह है कि 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदेव का क्षेत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जिसके कारण पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती हैं। कथन 2 भी सही है। तीसरा है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के आसपास जो है उच्च वायुदाब तथा 60 डिग्री अक्षांश के आसपास निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। इस कारण जो है पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। बता कथन 3 गलत, ये आपका याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, जो 30 डिग्री अक्षांश जो है 60 डिग्री अक्षांश की तरफ जो है वायु प्रवाहित होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 3 गलत हो जाएगा। 1 और 2 ही सही है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, ये बताने कौन से कथन सत्य हैं। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, एकदम बात सही है। जो स्थल आपने देखे होंगे, स्थल से समुद्र की ओर शीतकाल में पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका जो है, ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ये बात भी सही है। जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल में जो है पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ये बात सही है। समुद्र से आने वाली पवनें अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है, ये कथन भी एकदम सही है। इसके तीनों कथन सही हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तड़ित झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है आपको इसके बारे में। ठीक है, वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है, ये आपका सही है। फिर चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ये भी आपका सही होना चाहिए। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये दोनों सही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो चक्रवात होता है शांत क्षेत्र पर ही होता है। ये जो है ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। तड़ित झंझावात भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। तापमान वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले
से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह घटना तड़ित झंझावात कहलाती है। अतः कथन जो है एक सही हो जाएगा। और किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं पता रहा होगा अभी तक। जो शांत क्षेत्र होता है चक्रवात का, उसे हम क्या कहते हैं? झंझा का नेत्र। सबसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि झंझा का नेत्र किसे कहते हैं, तो चक्रवात जहां पे आता है उसके केंद्र को, जो शांत क्षेत्र होता है उसको झंझा का नेत्र कहते हैं। इसलिए कथन 2 सही है। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात का नेत्र का व्यास लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, जिसमें जो है पवन का वेग न्यून सबसे कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है, ये जो है आपके सभी क्लास के लिए, प्राइमरी, जूनियर और जो है आपके 11, 12, 10, 9, 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनका भी जो है साइंस सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो 6 to 8 के लिए। मैं अभी आपको सही बता दें तो सबसे ज्यादा 6 to 8 के लिए, जिनका भी जो है साइंस के, जिनका भी जो है मैथ और साइंस वाले हैं। मैं आपको रियलिटी बता दूं तो मैथ एंड जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो खास करके इसे जरूर से जरूर देखें, वो स्किप ना करें, क्योंकि आपके साइंस के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी ही बनाती है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट अब नहीं पूछे जाते। आप ये बात जान लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है तथ्य बेस पर नहीं होते, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, उनमें जो है कुछ ना कुछ आपको कथन कारण बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ जो है आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीआरटी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं, आप यकीन मानिए यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। एग्जाम के बाद में आपको यहाँ से दिखा भी सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके फंसते हैं, ठीक है? आप लोग जो है एक भी चिंता ना करें, 1 to 5 के लिए भी बेस्ट क्लास होगी, ये याद रखिएगा। भारत का पश्चिम तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। ये गलत है। क्यों गलत है, इसको भी बाद में बताते हैं। अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहती, एकदम सही बात है ये, ठीक है? दूसरा सही है इसमें। और भारत का जो पश्चिमी तट है चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। ये ऐसा नहीं है, आपके पश्चिमी तट में ज्यादा चक्रवात नहीं आते हैं, इसलिए भी ये गलत हो जाता है। इसका केवल 2 आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, बी केवल 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। व्याख्या में है, भारत की संपूर्ण तट रेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट रेखा, जो पूर्वी तट रेखा की बात करेंगे तो चक्रवातों के लिए सबसे संवेदनशील है, परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है, इसलिए कथन 1 गलत है। विश्व के विभिन्न भागों में चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन, फिलीपींस और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पवन के वेग में वृद्धि जो है वायु दाब में वृद्धि करता है। गलत। अगर किसी पवन है, मान लीजिए कोई पवन है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे इस तरफ आ रही है, ठीक है, और इसमें जो है अगर यहाँ से दबाव पड़ जाएगा तो ये क्या वृद्धि हो जाएगा? वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, इसमें वृद्धि कैसे करेगा? लेकिन पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, ये एकदम सही है, याद रखिएगा। जैसे आपको यहाँ पे समझाते हैं, ये जैसे आपकी पृथ्वी है, आपने भी इसके पहले ये क्वेश्चन, अब ये ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ाया भी है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर है ये, और यहाँ पे जो है 30 डिग्री अक्षांश है उत्तर और 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण, तो ठीक है, यहाँ पे साउथ है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ से जो है, जो यहाँ पे क्या है, निम्न वायुदेव है, लो टेम्परेचर है, ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र है। अरे हाई प्रेशर है, याद रख, लो प्रेशर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, याद रखिए।
सॉरी मैं गलत बोल जा रहा हूँ, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, निम्न वायुदाब क्षेत्र है ये, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री अक्षांश से और 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ से जो है 0 डिग्री की तरफ यहाँ पे पवनें प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे अधिक वायुदाब, यहाँ पे क्या है अधिक वायुदाब है और यहाँ पे निम्न वायुदाब है, 0 डिग्री अक्षांश पे निम्न वायुदाब है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है अधिक वायुदाब से 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आता है, अभी आपको बताया था, इसलिए केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है और ये गलत हो जाएगा। काफी टाइम लग गया, एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा था सही से, बट वो थोड़ा सा गलत लिख गया था। यहाँ पे मैं फिर से आपको लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपका बनेगा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री पर, इसलिए जो है यहाँ से जो पवनें हैं यहाँ की ओर जो है इक्वेटर की तरफ प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट आपका जो है इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रथम वाक्य गलत है जबकि दूसरा वाक्य सही है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है, ये बात आप याद रखेंगे हमेशा। जब भी पवन का वेग बढ़ेगा तो वायु दाब हमेशा कम हो जाएगा। पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। इसका उदाहरण स्थल समीर, समुद्र समीर, भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन तथा शीत काल में चलने वाले उत्तर पश्चिमी पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं, ये बताना है। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, फिर तो इसमें बताना है कौन सी व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। ये पहली एकदम सही है, चक्रवात के पूर्वानुमान से और चेतावनी भी जो है इसका सेवा सही है। यह चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी व्यवस्था सहायक हो सकती है। फिर अगली है जनता द्वारा मौसम विज्ञान की चेतावनी को गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों को टेलीफोन नंबर साथ रखना है, ये बात भी एकदम सही है। कि अगर चक्रवात आने की संभावना है तो आप जो है इन सभी के टेलीफोन नंबर होंगे तो आप जो है आपातकालीन सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। अगला है 4th नंबर, पेयजल का संग्रहण, पड़ोसियों, मित्रों तथा बचाव दल के साथ यथासंभव सहयोग और सहायता, ये बात भी सही है। जब तक हम जो है आपस में सहयोग की भावना नहीं रखेंगे तब तक जो है हम किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तो चौथा ऑप्शन भी सही है, इसके सभी ऑप्शन सत्य हैं। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से आज चक्रवात चेतावनी सेवा बहुत तीव्र हो गई है। 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। दोस्तों हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, क्लास 7 की एनसीईआरटी जो साइंस की है। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है आपका मृदा सॉइल आपका चैप्टर है, जहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो सॉइल भी आप हम जो है कंप्लीट करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। और दोस्तों एक बार आप सभी लोग, हम तो देखो अपना काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और उम्मीद है अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जॉब लेना है। ये चीज मतलब एक क्रिटिकल है कि आप लोग जो है अपनी मेहनत दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप जो है इसके योग्य हैं, इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेहनत करता है। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है जॉब पा सकें, ठीक है। और पूरी हमारी मतलब हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग सही से क्लास करते हैं, कहीं से भी आप क्लास करते हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप अच्छा क्लास करते हैं, अच्छा मैटर पढ़ रहे हैं, देखिए कई तरह के होते हैं, क्लास करना अलग बात होती है और अच्छा मतलब आपको मैटर मिलना वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको सही चीजें, देखिए हमसे नहीं मतलब कहीं से भी आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपको सही चीजें मिल रही है ना तो 100% है कि आपका जो है सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ये याद रखिएगा। जो चीज आप पढ़ रहे हो अगर वो एग्जाम में फंस रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, ये याद रखिए। इसलिए आप ऑथेंटिक पढ़िए। बीपीएससी भी बार बार कहता है कि एससीईआरटी एनसीईआरटी से पढ़िए, एससीईआरटी एनसीईआरटी से ही हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका भी कहना एकदम सही है। 100% है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोनों में जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी के मिक्स क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी को ही एससीईआरटी फॉलो करती है, आप सभी को पता ही है। तो आप निश्चिंत होकर
जो ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ें, तो वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। आप कितना भी अच्छे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, उनका साक्ष्य आपके पास नहीं है, तो वो कोई भी मैटर नहीं करता। बीपीएससी नहीं पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ले लिया, बट आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अब जो है चैप्टर नंबर 9 है आज की क्लास में, मृदा सॉयल, ठीक है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, इनको हम मृदा की परतें और उनके विशिष्टांक से जो है इनको मिलाना है, ठीक है। शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति, इससे जो है यह परत मृदा सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसमें बताना है कि इनकी विशेषताएं क्या है। शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति, ठीक है। इसका जो है शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति, यह परत मृदा मृदु सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसका जो ए का 1 हो जाएगा। फिर मध्य परत अथवा संस्तर स्थिति, ये हो जाएगा आपका, इसको हो जाएगा 3। इस परत में शीर्ष मृदा में ह्यूमस कम और परंतु खनिज अधिक होते हैं। जो मध्य परत होती है इसमें जो है इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस जो है कम होता है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। फिर तीसरी परत अथवा शीर्ष स्तर की संस्तर की जो स्थिति होती है तीसरी परत की, यह जो है दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढालों की बनी होती है। जो छोटे छोटे ढेले होते हैं, ढाल नहीं ढेले, उनकी बनी होती है और ये दरारों युक्त होती है। और आधार शैल जो डी होती है, ये आपका यह परत मृदु सरंध्र, यह परत मृदु सरंध्र और अधिक, सॉरी ये बी दूसरा होगा। आधार शैल जो यह दरारों और आधार सेल की बात करेंगे तो यह जो है यह कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। जो आधार सेल होता है, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका जो है बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए, पवन जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा में विभिन्न परतें होती हैं, प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मृदा ये संस्तर स्थिति कहते हैं। यह परत मृदु सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसमें ह्यूमस, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ की अधिकता होती है, जिस कारण इसका रंग गहरा होता है। आपने देखा होगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी की मृदा भी यही होती है, ये शीर्ष मृदा। फिर आपका शीर्ष मृदा से नीचे की परत को ह्यूमस, यहाँ पे ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत समानता अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। बीज संस्तर स्थिति, इसी को मध्य परत संस्तर कहलाती है। तीसरी परत से संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। और लास्ट है आपकी तीसरी परत, जो सबसे नीचे आधार सेल कहते हैं, और जो कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा होती है। एकदम ये आपकी क्या है, सही हो जाएगा। जो पौधे होते हैं वहां वो जो है सबसे अधिक किस मृदा में उगते हैं, ये जो है दोमट मृदा में उगते हैं सबसे अधिक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा ये सही हो जाएगा। फिर दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है, ये बात भी सही है। जो दोमट मृदा में बालू, चिकनी मिट्टी, बहुत सारी चीजें और गाद का मिश्रण होता है। गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है, ये बात भी एकदम सही है। इस और बालुई मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, ये गलत है। गेहूं, चना और धान उगाने के लिए जो है काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है, और यह दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। गाद जो कणे होते हैं इनके साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है, ठीक है। दोमट मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा पादपों के लिए उच्च जल धारण क्षमता होती है। चिकनी मिट्टी यह मृतिका और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, जबकि कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है, ठीक है। इसलिए 4 गलत हो जाएगा। गेहूं जैसी फसलें महीन मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और
अत्यधिक उर्वर होती है। कपास के लिए बलुई दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, लेकिन जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कम कंपदीप्त होती दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु कम दीप्त सीमा प्रतीत होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का न अपरदन कहलाता है। ये बात एकदम सही है। अगर मृदा की ऊपरी परत हट जाती है तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका जो है पॉलीथीन रसायन पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये बात भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 ये आपका एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक से करवा रहे हैं, मतलब क्लास 7 की जो बुक है उससे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और ये जो है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से करवाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो है चैप्टर नंबर 10 है जीवों में शोषण। जीवों में शोषण इसका चैप्टर नंबर 10 का नाम है। और पहला क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? अब ये शोषण का चैप्टर है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है। इसमें बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो हमारी पेशियों में संचित होता है और जिससे ऐंठन होती है। तो ये जो है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जो होता है इससे जो है हमारी जो पेशियां होती हैं उनमें ऐंठन होने लगती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। अगर जो है ये लैक्टिक अम्ल जो होता है अगर जो है पेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। गर्म पानी में स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है क्योंकि इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है जिससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अंतः श्वसित वायु तथा उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% तथा 16.4%। इसमें बताना अंतः श्वसित वायु और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ये लगभग होता है हमारा, एक बार इसे कंफर्म देख लेते हैं। इसमें जो है 21% तथा 16%। 21% वायु जो है हम अंदर श्वसन में लेते हैं और वापस कितना करते हैं? 16.4%। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम जिस वायु का अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। अतः श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि उच्च श्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। एकदम सही। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ये भी आपका जो है सही है। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। गलत हो जाएगा। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जैसे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा। तो इसका 1 और 2 ही सही, केवल 1 और 2 ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, ये बात एकदम सही है। इसको जो है क्लास 6 में भी ये क्वेश्चन आया था, इसके बारे में बताया था आपको। और मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, ये तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, ये बात भी सही है। मेढक जो है फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करते हैं, इसलिए 1 और 2 इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंचुए अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक भी अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं, इनकी त्वचा जो है आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कथन कारण का है। कथन श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, ये बात सबको पता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, कारण क्या, यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। ठीक है, इसका मेन कारण है। ठीक है, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, एकदम सही, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सभी जीव जीवित रहने के लिए शोषण करते हैं, ये बात एकदम सही है। और जो भोजन करते हैं उसके जो है जितनी भी शोषण ऊर्जा होती है उसको निर्मुक्त करने के लिए जो है वो उसके जो है दोबारा से उसे निकालते भी हैं, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। हम अंतः शोषण द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कॉलम में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। ईस्ट, ईस्ट जो है जो होता नहीं है आपका ईस्ट, किसी को कवक बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट है, डायाफ्राम है, मध्यपट, तिलचट्टा, पत्तियां और मछली। ठीक है, तो इसमें जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, ईस्ट आपका जो है अल्कोहल में पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है डायाफ्राम। डायाफ्राम की बात करेंगे, ये मध्यपट। डायाफ्राम आपको पाया जाता है वृक्ष गुहा में, वृक्ष गुहा में डायाफ्राम पाया जाता है। आपने डायाफ्राम देखा होगा, कहो तो भी यहाँ पे बना भी दें बट उतना अच्छा बन नहीं पाएगा, इसलिए नहीं बनाएंगे। तिलचट्टा की बात करेंगे तो तिलचट्टा आपका जो है जो तिलचट्टा होता है ये श्वास रंध्र, इसमें जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में जो है आपका पत्तियों की बात करेंगे तो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, और मछली में क्लोम पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मछली में क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है, A2B3 बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। यीस्ट एक कोशिक जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यह अवायवीय रूप से शोषण करते हैं और इस प्रक्रिया के संबंध समय में जो है अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका सारा उपयोग जो है वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर कितनी होती है? विश्राम की अवस्था में 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट या 30 से 33 प्रति मिनट, ये बताना है आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में जो है श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप एक्चुअली देखिए, पता तो था बट कंफर्म करने के लिए हमने इसका आंसर देखा और ये एकदम सही है। 15 से 18 प्रति मिनट आपको याद रखना है। देखिए, हम अभी यहाँ पे गलती कर सकते हैं बट एग्जाम टाइम में हमें याद रखना है सारी चीजें, इसलिए 15 से 18 मिनट प्रति जब जो है व्यक्ति वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में होता है। ठीक है, उस समय जो है ये 15 से 18 प्रति मिनट वो जो है औसतन श्वसन दर होती है। ठीक, उच्च श्वसन के समय पल्सलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, वे बिल्कुल गति नहीं करती। आपने देखा होगा जब हम जो है जब सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर को जाती हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे जाती हैं। और उच्छ्वसन मतलब सांस छोड़ना, जब हम छोड़ते हैं तो नीचे की ओर जाती है। आप सांस लीजिए एक बार तो ऊपर को जाएगी और जब सांस छोड़ेंगे तो पसलियां नीचे की ओर गति करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो है हम लोग 10वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर
पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक है, और ये आपका 11वां चैप्टर है, जंतु और पादप में परिवहन। इसको हम जो है नेक्स्ट डे की क्लास में करेंगे, और आज की क्लास में हम जो है इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और जो है सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोज की नोटिफिकेशन है उन सभी की नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होंगी, जितने भी आपको न्यू अपडेट्स चाहिए होंगे, वहां पे सारे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सब जो है ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, और 100% आपको इस बार जॉब लेके रहना है, लेके रहना है। ठीक है, कोई भी परेशान मत होइएगा, हम आपके हमेशा साथ में हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें जो है इस टेलीग्राम पे कमेंट करके जो है हमसे बात कर सकते हैं, और अपने इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी जो है आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है।